हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस लेक्चर सीरीज में बात करने वाले हैं मिसयूज़ के बारे में। 498 है, सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी। 498 बोलता क्या है? क्रूएलिटी ऑन अ वुमन बाय हर हस्बैंड और देयर रिलेटिव्स। तो इसका मिसयूज़ कैसे हो रहा है उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और उसके रिगार्डिंग ऑर्डर आ चुके हैं ऑनरेबल कोर्ट्स की। अब वो कोर्ट जो है वो कौन सा कोर्ट है, वो क्या बोलते हैं, क्या मिसयूज़ करा है लोगों ने, स्पेशली वाइफ के थ्रू, क्योंकि वाइफ के पास रेमेडीज़ है अपने हस्बैंड के लिए कि कोई भी उन पर क्रूएलिटी की जाती है उनके द्वारा या उनके रिलेटिव्स के द्वारा, तो दे हैव अ रेमेडी टू गो द पुलिस स्टेशन एंड फाइल FIR अगेंस्ट देम सो दैट पुलिस कैन अरेस्ट देम विदाउट एनी डिले to their husband or their relatives by the registering of FIR in under section 498 of IPC। चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या बातें हैं, क्या गाइडलाइंस आई हैं, क्या ऑर्डर्स आए हैं, किस कोर्ट ने दिए हुए हैं। तो गाइज, वन एंड ओनली इलाहाबाद ऐसे लैंडमार्क्स जजमेंट के लिए, ऐसे ऑर्डर्स के लिए एक ही मात्र कोर्ट है जो बहुत सारा गाइडलाइंस हमेशा देते आया है, दैट इज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट। और जस्टिस उसके थे ऑनरेबल जस्टिस राहुल चतुर्वेदी। जिन्होंने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेके आए हैं, कुछ गाइडलाइंस लेके आए हैं। क्यों? तो जज बोलते हैं कि दिस इज अ मिसयूज ऑफ आईपीसी सेक्शंस इन व्यू ऑफ ए ग्रोइंग टेंडेंसी इन द मासेस टू नेल द हस्बैंड एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स बाय द एलिगेशंस। क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिगेशंस जो आ रहे थे गाइस, जो कि वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड पे कराए जा रहे थे, मुकदमा दर्ज कराया जा रहे थे अंडर सेक्शन 498 है, टोटली इरेलेवेंस था, कोई फैक्चुअल है ही नहीं। झूठ मूठ को उनको फंसाने के लिए, उनको मेंटल टॉर्चर करने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए जो है, सो वाइफ जो है वो 498 का यूज़ कर रही थी और अपने हस्बैंड के खिलाफ वो क्रूएल्टी का मुकदमा दर्ज करा रही थी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो सारी ऑर्डर्स क्या हैं, वो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं, क्या गाइडलाइंस आए हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहला जो डायरेक्टिव्स इशू किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि नो अरेस्ट और पुलिस एक्शन टू नैप द नेम्ड पर्सन शैल बी मेड आफ्टर लॉजिंग द FIR। नो अरेस्ट मतलब कोई अरेस्ट नहीं होगा। पहले क्या होता था, जैसे ही महिला ने अंडर सेक्शन 498 FIR लॉन्च कराया, कंप्लेंट किया, इमीडिएटली विदाउट एनी डिले दैट हस्बैंड और देयर रिलेटिव्स मस्ट बी अरेस्टेड। बट नाउ नो अरेस्ट और पुलिस एक्शन, मतलब ना कोई अरेस्ट किया जाएगा ना कोई पुलिस एक्शन लिया जाएगा। क्या? आफ्टर लॉजिंग ऑफ द FIR और कंप्लेंट, मतलब कि FIR करा रहे हैं या कंप्लेंट लॉन्च करा रहे हैं, उस टाइम पे ना आपको अरेस्ट किया जाएगा ना कोई आप पे पुलिस एक्शन ले सकती है। वो कब तक? दैट इज़ 2 मंथ, 2 माह तक। और उसी को यहाँ पे टर्मिनोलॉजी किया गया है कूलिंग पीरियड, ठंडा होने का टाइम है। महिलाएं आवेश में आके गई, फटाक से 498A में FIR लॉन्च करा दी, कंप्लेंट कर दी, विदाउट एनी थिंकिंग कि व्हाट सी हैज़ गोन थ्रू, या कैसा वो एलिगेशन हस्बैंड पे लगा रही है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही देखा गया है कि इस चीज़ का मिसयूज हो रहा है। दिस इज़ अ रेमेडी अवेलेबल टू द वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड, बट नाउ डेज दिस इज़ नॉट अ रेमेडी एट ऑल। दिस इज़ अ वेपन ऑफ अ वाइफ टू बी यूज्ड ऑन देयर हस्बैंड्स। कुछ हुआ नहीं, सीधा धमकी 498 में जा रहे हैं, FIR लॉन्च करा रहे हैं, जो होगा देख लेंगे। दिस इज़ अ थ्रेटनिंग टू देयर हस्बैंड। सो नाउ दिस इज़ नॉट, it's over. The Allahabad High Court comes with directives, come with order that it's a misusing of 498 by the husband, by the wife on their husband. So सीधा no arrest, no police action। 2 मंथ तक, 2 माह तक कोई एक्शन ही नहीं ले सकती है पुलिस, ना किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। क्या कराने पे? FIR कराने पे या कंप्लेंट कराने पे। और उसी को यहाँ पे कूलिंग पीरियड बोला गया है। सीधा स्टेटेड है, नो अरेस्ट और पुलिस एक्शंस टू नेट the named person shall be made after lodging of the FIR or complaints without concluding the cooling period which is 2 months from the lodging of the FIR complaint। मतलब कि जैसी महिला जाती है 490 अंडर सेक्शन 498 FIR लॉन्च कराती है या कोई कंप्लेंट करती है, पहले क्या करती थी पुलिस कि बगैर किसी भी ग्राउंड लेवल चेक के सीधा उसको उठा के ले आती थी, अरेस्ट कर लेती थी, उस पर पुलिस एक्शन ले लिए जाते थे। लेकिन अब कतई नहीं, अब 2 माह तक कोई एक्शन उसके रिगार्डिंग पुलिस ले ही नहीं सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अब क्या रेमेडीज़ है वाइफ्स के पास? तो है, बिल्कुल रेमेडी है। इस कूलिंग पीरियड में, वो कूलिंग पीरियड कितने मंथ्स का था? वो 2 मंथ्स का था। ये जो कूलिंग पीरियड का टाइम है वो है 2 मंथ्स। विद इन दिस 2 मंथ्स द मैटर वुड बी इमीडिएटली रेफर्ड टू द फैमिली वेलफेयर कमिटी
फैमिली वेलफेयर कमेटी, WFSC। मतलब क्या होगा, ये जो 2 माह है उसके अंदर मैटर सीधा कहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वो मैटर ट्रांसफ़र किए जाएंगे फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास, जो कि हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। मतलब क्या, स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश्ड किया जाएगा वो वेलफेयर कमेटी। वो वेलफेयर कमेटी क्या है, वेलफेयर कमेटी ऑफ फैमिली। और वो जो 2 मंथ का टाइम पीरियड रहेगा, वो टाइम पीरियड में पुलिस कोई भी एक्शंस नहीं लेगी, कोई भी अरेस्ट नहीं होगा, वो इमीडिएटली वो जो मैटर्स होगा वो वेलफेयर कमेटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब आपके मन में बिल्कुल एक सवाल आ रहा होगा, क्या वो सारे मैटर्स वेलफेयर कमेटी को ट्रांसफ़र किए जाएंगे जो कि हीनियस नेचर के भी होंगे? तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए भी गाइडलाइंस है। इसके लिए भी गाइडलाइंस दिया हुआ है कि ओनली दोज केसेस विच वुड बी ट्रांसमिटेड टू वेलफेयर कमिटी, फैमिली वेलफेयर कमिटी, इन विच सेक्शन 498A IPC अलॉन्ग विथ नो इंजुरी, जो कि नो इंजुरी होगा, जिसमें कोई इंजुरी नहीं होगा, या कोई सेक्शन 307 ऑफ IPC नहीं होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस नहीं होगा, या वैसा ऑफेंसेस विच इज लेस दैन 10 ईयर्स। मतलब क्या, सीधा सा बात है, वो सारा केस वेलफेयर कमेटी को नहीं जाएगा जो ये चीज़ फॉलो नहीं करता होगा। मतलब क्या, अगर नो इंजरी होगा, 307 नहीं लगा होगा उसमें, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज नहीं होगा, या कोई भी वैसा ऑफेंसेस जिसका इम्प्रिजनमेंट, उसका पनिशमेंट क्या होगा, 10 साल से नीचे का होगा, सिर्फ यही तीनों फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जाएगी। अदर देन अगर उसको लगता है कि 307 का चार्जेस है, तो क्यों वो फिर सीधा कोर्ट हियरिंग करेगा उस पर। पुलिस के पास प्रॉपर एविडेंस रहेगा कि हाँ कोई इंजरी हो रखी होगी, ग्रेवियस हर्ट हो रखा होगा उस वाइफ पे, वो सीधा जाएगा इन्वेस्टिगेशंस के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो उसको देखने से ही पता चल जाएगा कि इट्स अ काइंड ऑफ हीनियस क्राइम अंडर 498 अलॉन्ग विथ ऑल द अदर सेक्शंस, ऑल द अदर ऑफेंसेस विच हैज़ कमिटेड बाय देयर हस्बैंड और देयर रिलेटिव्स विद द वाइफ, विद द वुमन। तो ये 3 चीज़ को छोड़ के मतलब क्या है कि उस वुमेन को कोई इंजरी नहीं हुआ हो, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस नहीं लगा हो, मतलब कोई वैसा ऑफेंस नहीं हो जो अटेम्प्ट टू मर्डर के दायरे में आता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आप डेडली वेपन से उस वाइफ को मार रहे हैं, आप उसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं, एसिड फेंक रहे हो उस पर, ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वैसा ऑफेंस जो होगा जो कि 10 साल से कम का होगा, सिर्फ वही मैटर्स जो है वो किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, फैमिली वेलफेयर कमेटी को। अदरवाइज अदर देन दैट डायरेक्टली उस पर पुलिस को अभी भी राइट्स है कि वो उसको अरेस्ट कर सकती है, उस पर एक्शन ले सकती है और कोर्ट में उसको भेज सकती है। नेक्स्ट जो गाइडलाइंस है गाइज वो बात करता है कि आफ्टर लॉजिंग ऑफ द कंप्लेंट और द FIR नो एक्शन शुड टेक प्लेस विदाउट कंक्लूडिंग द कूलिंग पीरियड ऑफ 2 मंथ। मतलब क्या बोलता है कि वो 2 मंथ का जो पीरियड्स दिया हुआ है, जिसको हम लोग कूलिंग पीरियड बोलते हैं, वो अगर कंप्लीट नहीं होता है उससे पहले पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती है। और ये WFC को कब ट्रांसफ़र होगा, यही 2 मंथ के अंदर ये WFC को ट्रांसफ़र होगा। और वो कौन सी सारी मैटर्स ट्रांसफ़र होगी, जिसमें नो इंजरी होगा, जिसमें सेक्शन 307 ऑफ IPC इंक्लूड नहीं होगा, और वैसे ऑफेंसेस जिसका पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट लेस दैन 10 ईयर्स होगा, वो सारे मैटर्स अभी तक WFSC को ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, वो हमने देखा। अब ये बात करता है कि WFSC कहाँ कहाँ होना चाहिए। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि WFSC कहाँ होना चाहिए, लेकिन चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि WFSC कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो WFSC का जो एस्टेब्लिशमेंट है गाइस, वो ईच स्टेट के, हर एक राज्य के हर एक जिले में होना चाहिए। ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, वेलफेयर कमिटी, फैमिली वेलफेयर कमिटी, वेलफेयर कमिटी, फैमिली कमिटी। ओके, सॉरी टू से बट दिस इज फैमिली वेलफेयर कमिटी। तो अब हमने सारा कुछ देख लिया कि 498 के अंदर फैमिली वाइफ जो है सो FIR लॉन्च करती है। अगर पुलिस वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेगा, कब तक नहीं लेगा, जब तक कि वो जो नेचर है ऑफेंस का वो नो इंजरी के साथ होगा, विदाउट इंक्लूडिंग सेक्शन 307 होगा, और जहाँ पे पनिशमेंट्स जो होंगी ऑफेंसेस की लेस दैन 10 ईयर्स होंगे, वो सारी मैटर्स जो है सो फैमिली वेलफेयर कमेटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अदर दैन दैट जो पहले था एट इट इज़ वैसा ही है। पुलिस अरेस्ट कभी भी कर सकती है, उनके फैमिली को, उनके रिलेटिव्स को, उसके हस्बैंड को कभी भी अरेस्ट कर सकती है अगर वो सारी बातें नहीं होंगी। अब हम लोग चलते हैं कि फैमिली वेलफेयर कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे जो इस कमेटी के मेंबर्स होंगे। चलिए गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं फैमिली वेलफेयर कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन का कि क्या क्या इसमें होगा। तो सबसे पहला बात बोलता है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट शैल हैव एटलीस्ट 1
और मोर फैमिली वेलफेयर कमेटी, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली वेलफेयर कमेटी होगा या उससे अत्यधिक भी हो सकता है। उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, देयर मेंबर्स बाद में बात करते हैं। उसका कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन जो है वो रिव्यू किया जाएगा किसके किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के द्वारा या प्रिंसिपल जज ऑफ फैमिली कोर्ट के द्वारा, जो क्या होंगे DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में चेयरपर्सन या को चेयरपर्सन होंगे, उनके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट रहेगा, उनके द्वारा ये सारा चीज़ रिव्यूड किया जाएगा, उनके फंक्शंस को, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया जाएगा समय समय पर। गाइस तो वो मेंबर कौन कौन से होंगे, तो सब ये ऐसे 4 मेंबर्स को दिया हुआ है, वो कौन कौन होंगे एक एक करके हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहला बोल रहा है कोई एक मीडिएटर होगा जो कि यंग होगा, अ यंग मीडिएटर, क्लियरली इट्स मेंशन्ड अ यंग मीडिएटर, ओके, या यंग एडवोकेट हैविंग प्रैक्टिसिंग अप टू 5 years, नो नॉट अप टू, वेट अ सेकेंड, या इट्स अप टू 5 years, या तो वो यंग मीडिएटर होगा या तो वो यंग एडवोकेट होगा जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उससे अत्यधिक होगा, या जो होगा सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स, कौन सा होगा भाई, इसके लिए भी कैटेगरी दिया हुआ है, या तो वो कोई गवर्नमेंट लॉ स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, उसके लिए भी सीनियर मोस्ट स्टूडेंट मतलब फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा 100%, ये एकदम 100% मान लीजिए कि वो क्या होगा, फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा। सीनियर मोस्ट स्टूडेंट मतलब फाइनल ईयर का, वो भी किस कॉलेज का, या तो वो कॉलेज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज होगी या कोई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होगी, या वो बच्चा क्या कहाँ से आता होगा, NLU से आता होगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, जिसका क्या है ऐसा ही किसी को उठा के नहीं ले आना भाई, हैविंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, जिसके पास हैविंग अ मच नॉलेज ऑफ लॉ, कॉम्पिटेंट नॉलेज ऑफ लॉ, जिसका एकेडमिक सेशन बहुत अच्छा होगा, वही जो है सो इसका मेंबर हो सकता है। एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, यंग मीडिएटर, एडवोकेट्स विच हैविंग अ 5 year प्रैक्टिस, एनी सीनियर मोस्ट स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम NLUs विच हैविंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। नाउ नेक्स्ट वन, और कौन कौन होंगे, सोशल वर्कर के बारे में बात करते हैं। सोशल वर्कर तो बहुत लोग अभी भी निठल्ले घूमे रहते हैं, लेकिन वैसे सोशल वर्कर्स का यहाँ पे बात करता है जो कि वेल एक्लेम्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड सोशल वर्कर के नाम पे जाने जाते हैं, वो है वैसे सोशल वर्कर आएंगे। साथ ही आएंगे रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स जो कि रिटायर्ड हैं, जिनका घर है, जिनका रेसिडेंस है वहीं डिस्ट्रिक्ट के पास है, वहीं नियर बाई होगा, ठीक है। उसके बाद बात करता है लास्ट, एडुकेटेड वाइफ्स ऑफ सीनियर जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और उसी डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये फैमिली वेलफेयर कमेटी एस्टेब्लिश्ड हुई है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, उसी जगह पे काम करने वाले सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की एडुकेटेड वाइफ्स, नॉट अनएडुकेटेड, एडुकेटेड वाइफ्स विच हैविंग नॉलेज कि क्या होना है नहीं होना है, ठीक है। तो ये 4 मेंबर जो हैं सो फैमिली वेलफेयर कमेटी में रहेंगे। ये सारी बातें हो गई कि क्या क्या मेंबर कंसिस्ट करेगा, कौन कौन होगा। अब उसके बाद जो फैमिली वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स होंगे उनको कभी भी विटनेस के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये सारे प्रोसीजर जो 2 मंथ हैं जिसको हम लोग कूलिंग पीरियड बोल रहे हैं, ये सारे फैसिलिटी उसमें होंगे। और उसके बाद फिर अगर पार्टी जब सेटलमेंट पे पहुंच जाएगी, व्हेन सेटलमेंट इज रिच्ड बिटवीन द पार्टीज, इट्स वुड बी ओपन फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड अदर सीनियर जुडिशियल ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय हिम फॉर डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग अदर क्रिमिनल चार्जेस, अदर क्रिमिनल केसेस। तो यही सारी गाइडलाइंस आए हैं कि आप कभी भी डायरेक्टली किसी को भी अरेस्ट नहीं कर लेंगे, उसके फैमिली मेम्बर्स को या उसके हस्बैंड्स को आप कतई नहीं कर सकते हैं अरेस्ट, कोई भी उससे पुलिस एक्शन नहीं ले सकते हैं। कब तक, और वो सारे केसेस किसको रिफर्ड होंगे, तो वो रिफर्ड होंगे फैमिली वेलफेयर कमेटी को, जिसमें 307 नहीं इंक्लूड होगा, कोई इंजरी नहीं होगा, जिसका ऑफेंस का पनिश जो होगा सो 10 साल से कम का होगा। वो सारी मैटर जो है सो फैमिली वेलफेयर कमेटी को ट्रांसफ़र की जाएगी, फैमिली वेलफेयर कमेटी इस पर वर्कआउट करेगी और उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगा। तो फिर ये जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास और एनी अदर जुडिशियल ऑफिसर्स के पास, जो कि प्रोसीडिंग्स को वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करेंगे। सो थैंक यू गाइज। ये बहुत ही बड़ा बात है 498A जिसका मिसयूज़ हो रहा था, उसके रिगार्डिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का ये गाइडलाइंस आया था, जिसको मैंने आपको एक एक करके बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई हो। तो गाइज प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that every video reached to you. Thank you, bye bye, love you all, and do not forget to watch GSR Lawyer Choice.